बच्चों, ये चैप्टर आपका तो बहुत लंबा खिंच गया। अच्छा है, जरूरी है, खिंचना भी था, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आपकी पढ़ाई में जीवन भर साथ नहीं छोड़ने वाला। जब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, कॉम्पिटिटिव स्टडी करेंगे, तब तक हमेशा ये कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा रहेगा। और हर परीक्षा में इससे 2-4 प्रश्न छोटे बड़े, मेंस में भी इससे प्रश्न आने ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। चाहे आप प्री दीजिए चाहे मेंस दीजिए, आपको ये ऐसा टॉपिक मिला है जिससे कुछ ना कुछ पूछा ही जाएगा। कहिए आपको मुगल काल का सांस्कृतिक इतिहास पूछ लें, सामाजिक वातावरण पूछ लें, शाही परिवार की व्यवस्था पूछ लें, ठीक, ये सारी चीजों में कभी मेंस में कभी प्री में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये ऐसा टॉपिक है, इसीलिए थोड़ा सा हम लंबा पढ़ गए। और एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ कि इसको मैंने बहुत शॉर्ट किया है, तब जाके इतना कर पाया। कम से कम 25 से 30 वीडियो ढंग से अगर देखी जाए तो 30 वीडियो से कम का ये क्लास, ये चैप्टर नहीं था। फिर भी हम लोग कम करके देख रहे हैं, लगभग 21-22 वीडियो हो जाएंगी। आज वीडियो 21 देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं जो हमारा टॉपिक है। इसके बाद 2 ही वीडियो रहेंगे, 21 और 22, और फिर चैप्टर फिनिश कर देंगे हम। तो इसमें क्या है, इसमें आज हम टॉपिक उठाते हैं सीमाओं से परे। सीमाओं से परे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इतिहास का डायमीटर है, इतिहास का जो दायरा है, जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, उनके बाहर जाकर भी कुछ इतिहासकारों ने लिखने का काम किया। ऐसी चीजों को, ऐसी बातों को या ऐसी घटनाओं को प्रस्तुत करने का काम किया, प्रयास किया, जो उस समय की सीमाओं से बाहर थे। एक क्वेश्चन था एक बार, जो है अबुल फजल, अगर अकबर अब्दुल फजल से संतुष्ट नहीं था, अकबर से अबुल फजल का विवाद होता था, तो उसको दंड क्यों नहीं दिया? एक क्वेश्चन आया था बीच में एक बच्चे का। बेटा, अबुल फजल और अकबर का आपसी कोई विवाद नहीं था। अबुल फजल का विवाद था तो उलेमा वर्ग से था, जो धर्म से संबंधित वर्ग था, उलेमा वर्ग, उससे अबुल फजल का विवाद था। और बीच में अकबर तो शासक था, अकबर को तो पसंद ही था कि चित्रकारी हो, कलाकारी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उलेमा वर्ग भी अकबर के ऊपर प्रतिबंध लगाता रहता था कि शासक को शरीयत के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अब करे तो क्या करे, अकबर स्वयं तो अवमानना कर नहीं सकता था, तो अबुल फजल के माध्यम से वो होने देता था। तो जो मतभेद होता था तो अबुल फजल का उलेमा वर्ग से था, लेकिन अकबर को अबुल फजल के कार्य पसंद थे, इसलिए उलेमा वर्ग अकबर का कुछ बिगाड़, अबुल फजल का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। ठीक, ये था मामला। आइए, सीमाओं से परे। तो इसमें इतिहासकारों ने शासकों की कुछ उपाधियों का विवरण दिया है, जिससे सामान्यतः उस समय नहीं लिखा जाता था, या उस पर इतिहास लिखना कोई ज्यादा स्वाभाविक या गंभीर मुद्दा नहीं माना जाता। तो आइए, कुछ इतिहासकारों की जो धारणा रही है, उनकी जो कृतियां रही है, तरीका रहा है, उसको समझते हैं। इतिहासकारों ने मुगल शासकों द्वारा मुगल शासकों द्वारा, एक मिनट बच्चों, तो बच्चों हम लोग कहाँ थे? इतिहासकारों ने मुगल शासकों द्वारा धारण की गई, मुगल शासकों ने जो धारण की, क्या धारण की? उपाधियों। इतिहासकारों ने मुगल शासकों के द्वारा या मुगल शासकों द्वारा धारण की गई उपाधियां या उपाधियों को निम्न प्रकार सूचीबद्ध
सूचीबद्ध किया है। ठीक, इतिहासकारों ने ये जो उपाधियां धारण करते थे विभिन्न मौकों पे, मैंने बताया आपको कि कभी युद्ध आदि में विजय प्राप्त कर लेकर, तो कभी उलेमा वर्ग से, तो कभी अपने राज्याभिषेक के समय ही लंबी लंबी उपाधियां धारण करते थे। तो इनको सूचीबद्ध करते हुए इतिहासकारों में से कुछ इतिहासकारों ने इनको सूचीबद्ध करके इनकी व्याख्या प्रस्तुत की है। तो देखिए, जैसे उपाधि कोई धारण करता है शहंशाह की, शहंशाह का मतलब होता है राजाओं का राजा। ये समझ लीजिए, पूछा जा सकता है शहंशाहों या शहंशाह, फिर आपको दे दिया गया 4 ऑप्शन, इसमें से इसका वास्तविक अर्थ क्या है? तो वास्तविक अर्थ है राजाओं का राजा। ये उपाधि मुगल शासकों द्वारा धारण की जाती थी। उसके बाद में अपने नाम में कुछ उपाधियां जो जोड़ी हैं, जिनको उनके मूल उपाधि को ही हम नाम के रूप में समझते हैं, वो कौन सी है? देखिए, जहांगीर। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जहांगीर शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब होता है विश्व पर कब्जा करने वाला। ठीक, इसका मतलब होता है विश्व पर कब्जा करने वाला। फिर आता है शाहजहां। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को हम देखेंगे जो कभी कभी पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को। तो है शाहजहां। ठीक, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? यह है विश्व का राजा। विश्व का राजा। ठीक, यह होता है शाहजहां। ये हो गया। तो कुछ इसमें महत्वपूर्ण जो विवरण दिए गए थे, महत्वपूर्ण विवरण, ठीक, ये जो दिए गए थे वो हमने देखे हैं। प्रश्न में यदि कभी पूछा जाए कि शहंशाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप समझ जाइए। जहांगीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये समझ जाइए। शाहजहां का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये समझ जाइए। यही आपके सिलेबस और आपके पाठ्यक्रम में भी इतना ही दिया हुआ है, इसीलिए हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें, इतना आपको समझ लेना है। फिर इसके आगे सफावी और कंधार, ये 2 चीजों को पढ़ेंगे। कंधार जो था वो सफावियों के अधिकार में था। तो सफावी साम्राज्य जो था उससे मुगल शासकों के कैसे संबंध रहे हैं, और कंधार को लेकर क्या विवाद बना रहा है लंबे काल में, या मुगल शासकों के संपूर्ण इतिहास में ही क्या इनका विवाद बना रहा है कंधार को लेकर। अब उस पर हम लोग आते हैं। ये इनकी उपाधियां थी, इसको हमने यहाँ तक देखा। ये टॉपिक भी आपके इसी विषय वस्तु का भाग है, जिसका नाम है सीमाओं से परे। सीमाओं से परे में एक टॉपिक ये भी है सफावी और कंधार। सफावी और कंधार ये आपका इसी का पार्ट है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि मुगल काल के राजनीतिक या राजनयिक संबंध जो है वो हिंदकुश पर्वत के ऊपर नियंत्रण से स्पष्ट होते थे। हिंदकुश पर्वत जो है वो अफगानिस्तान से काबुल और कंधार को अलग करता है। काबुल और कंधार को जब अलग करता है तो जो सीमावर्ती क्षेत्र है उस पर आपका जैसा नियंत्रण होगा वैसा आपके साम्राज्य पर नियंत्रण होगा। अगर आपकी सीमाएं सुरक्षित हैं तो बाहरी प्रवेश नहीं कर पाएगा। हिंदकुश पर्वत कहाँ है? आपकी सीमा पर है। तो यहाँ से यही स्पष्ट होता है कि हिंदकुश पर्वत पर अगर आपका अच्छा नियंत्रण है, हिंदकुश पर्वत अगर आपके पूरी तरह से कब्जे में है, तो क्या है, आपका देश सुरक्षित है, आपकी सीमा सुरक्षित होने के नाते। तो इसको पढ़ेंगे कि मुगलों के राजनीतिक व राजनयिक संबंध हिंदकुश पर्वत पर नियंत्रण
से निर्धारित होते थे। ठीक, ये स्पष्ट हो गया। अब अगर आपसे बात की जाए कि काबुल या कंधार अथवा ईरान जो क्षेत्र है, इसके साथ मुगलों के संबंध जो बने होंगे या रहे होंगे वो कैसे रहे होंगे, इस बात का विश्लेषण आप कीजिए। तो आपके लिए सीधा सा है कि हिंदकुश पर्वत क्षेत्र जो रहा है, इसका इतिहास पढ़ लीजिए कि यहाँ पर नियंत्रण मुगलों का कैसा रहा, कब कमजोर हुए, कब शक्तिशाली हुए, कब पूर्ण नियंत्रण में रहा, कब आंशिक रूप से नियंत्रण में रहा। जैसा कब्जा इस पर, वैसे इनके संबंध अपने पड़ोसी से। ठीक है, हो गया ना। चलिए, ये निर्धारित होता है हिंदकुश पर पर्वत के ऊपर नियंत्रण से, क्योंकि अफगानिस्तान से ईरान, तुरान और उनके पड़ोसी देशों को हिंदकुश, अफगानिस्तान से ईरान, तुरान और उसके पड़ोसी देशों को हिंदकुश पर्वत अलग करता था। ठीक, ये स्पष्ट हो गया। हिंदकुश पर्वत पर ही यह निर्भर करता है, उसके ऊपर नियंत्रण से ही यह निर्भर करता है कि आपके पड़ोसी से कैसा संबंध रहेगा। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़िए। मुगल हमेशा प्रयासरत रहे, हमेशा कंधार पर पूर्ण नियंत्रण के लिए प्रयासरत रहे। ठीक, मुगल शासक कंधार पर हमेशा पूर्ण नियंत्रण करने के लिए प्रयासरत रहे। इसका मतलब यह है कि इनका कभी कभी आंशिक रूप से नियंत्रण इस पर हो गया, लेकिन यह है जो है पूर्ण रूप से उसको अपने साम्राज्य का हिस्सा नहीं बना सके। ठीक, वहां के विरोध के कारण या वहां के शासक के सामर्थ्य और शक्ति के कारण। ठीक है, हमेशा प्रयासरत रहे और इसी प्रयास के कारण सफावी, ये जो यहाँ का शासक वंश था, इसी प्रयास के कारण मुगलों का सफावियों से निरंतर झगड़ा चलता रहा। ठीक, प्रयास करना ही मुगलों व सफावियों के मध्य विवाद का कारण रहा। ठीक है, समझ में आया। सफावी और कंधार एक क्षेत्र है, एक स्थान है, और सफावी यहाँ का शासक वंश है। जैसे ये भारत का शासक वंश क्या है, मुगल, वैसे यहाँ का जो शासक वंश है वो मुगल। इसका एक शासक था अब्बास। पहले हम देख लेते हैं कंधार को, उसके बाद में हम आएंगे जो शासक था जिसके पास जहांगीर ने अपना शिष्टमंडल भेजा था, लेकिन उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, उसको हम लोग देखेंगे अभी। कंधार जो है, कंधार का किला नगर, कंधार का किला काफी प्रसिद्ध रहा है। कंधार का किला नगर आरंभ में
आरंभ में यानी प्राइमरी स्टेज में जब मुगल शासक उदित हुए, मुगल शासकों का शासन देश में आरंभ हुआ, तब आरंभ में हुमायूं के अधीन रहा। यानी सबसे प्राइमरी स्टेज में आरंभिक काल में हुमायूं ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ था, इसके कब्जे में था, लेकिन बीच में हाथ से निकल गया। क्यों? क्योंकि हुमायूं अपना निर्वासित जीवन जीता है 39 से 56 तक। 56 में दोबारा शासन में आता है, 55 में आता है, 55 में मृत्यु हो जाती है, 56 में अकबर आ जाता है। ठीक, तो ये क्या रहा है, जो अकबर का, जो हुमायूं का निर्वासन का काल रहा है, निर्वासन मतलब राज्यपाट सब चला गया, निर्वासित होकर मतलब बाहर कर दिया गया, राज्य से भ्रमण करता है अपने शासन को पुनः स्थापित करने के लिए। उस निर्वासन के काल में यह हाथ से निकल गया, लेकिन अकबर ने 1595 में 1595 ईस्वी में इस पर पुनः कब्जा कर लिया। समझ में आ रहा है? हुमायूं के अधीन था, लेकिन बीच में हाथ से चला गया। 95 में हुमायूं का बेटा पुनः अपने कब्जे में ले लेता है, और हुमायूं के बाद जहांगीर जो आता है, अकबर के बाद जहांगीर आता है। अकबर के मृत्यु के बाद यह जहांगीर इसको संभाल नहीं सका, नहीं संभाल पाया, नहीं बचा पाया। इस पर वहां का जो क्षेत्रीय वंश था उसने पुनः कब्जा कर लिया। ऐसी स्थिति में जहांगीर ने एक शिष्टमंडल भेजा। किसको भेजेगा? वहां का जो शासक वर्ग होगा उसी को। शासक कौन से थे? शासक थे शाह अब्बास शासक थे। ये किस वंश से संबंधित होंगे? सफावी वंश से संबंधित। यानी जहांगीर ने सफावी वंश के शासक शाह अब्बास के पास एक शिष्टमंडल भेजा कि जैसे पहले कंधार मुगलों के नियंत्रण में था, वैसे ही उसको नियंत्रण में रहने दिया जाए, युद्ध की स्थिति न उत्पन्न की जाए। इस बात के लिए भेजा, लेकिन इस शिष्टमंडल का उद्देश्य नहीं पूरा हुआ। इन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। ठीक, ये यहाँ का कंधार का इनका पूरा इतिहास हो गया, कंधार से इनका संबंध हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है ऑटोमन साम्राज्य, जो उस्मानी साम्राज्य था वो, और उसके साथ ही साथ जेसुइट पादरियों को अकबर का कृपा पात्र बन जाना। यानी अकबर के द्वारा उनके साथ उदारता बरतनी, कैसे अकबर ने उनके साथ उदारता बरती और उनको अपने साम्राज्य में प्रवेश करने दिया, उनको अपने धर्म का प्रचार करने दिया, कैसे उनको इबादत खाने में प्रवेश करने दिया। ये आपके इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट वीडियो, अंतिम पार्ट होगा, जो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको आप लोग समझ लीजिएगा। कभी इससे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ, पश्चिमोत्तर राज्यों के साथ, पश्चिमोत्तर राज्य जो था, यानी ये देखिए, ठीक, ये जो क्षेत्र है, ठीक, ये वाला, ये आपका हो जाएगा पश्चिमोत्तर। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर का या मुगल काल में पश्चिमोत्तर से इनके संबंध कैसे थे। तो यहाँ तक तो आपका आ जाता है, ये पाकिस्तान का हिस्सा, यहाँ से शुरू होता है अफगानिस्तान का हिस्सा, और अफगानिस्तान के बाद ईरान का हिस्सा शुरू होगा। तो अफगानिस्तान में जो हिंदुकुश पर्वत था, ऐसे इस पर कब्जा ही ये बात स्पष्ट कर देता था कि आपके पड़ोसी के साथ संबंध कैसे रहने वाले। ठीक है, तो बच्चों अब अगला टॉपिक हमारा आने वाला है ऑटोमन साम्राज्य। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 22 में पढ़ेंगे। पार्ट 21 हो गया और वही आपका लास्ट वीडियो होगा।